हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH BPSC 110 का आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम WTO एंड अदर्स। ये इस यूनिट का पार्ट 1 वीडियो होने वाला है, जिसमें आज हम फंक्शंस ऑफ द WTO पर बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो जो ट्रेड है उसका मतलब क्या है। ट्रेड का मतलब है कोई सामान बेचें, कोई सामान खरीदें। सिंपली अगर हम समझें तो ट्रेड का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना, वो ट्रेड होता है। तो पहले क्या होता था कि जो सोसाइटीज होती थी वो बार्टर सिस्टम फॉलो करती थी। अगर किसी को चावल चाहिए और दूसरे किसी को गेहूं चाहिए, तो जिसको चावल चाहिए उसे लेनी है गेहूं, ठीक है, और जिसको गेहूं देनी है उसे चाहिए चावल। तो ये क्या करेंगे कि एक जिसको चावल चाहिए वो चावल ले लेगा, जिसको गेहूं चाहिए वो गेहूं ले लेगा। तो ये होता था बार्टर सिस्टम, ठीक है। एंशियंट समय पे ये सारी चीजें चलती थी, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, सोसाइटीज ग्रो होने लगी, वो एक दूसरे के पास आने लगी, क्लोज कांटेक्ट बनने लगा एक दूसरे से। तो जो ट्रेड था उसने एक फंडामेंटल फॉर्म ले ली इकोनॉमिक इंटरेक्शन की। और फर्स्ट सेंचुरी BC में जो सिल्क रोड्स थी उनसे ट्रेड की स्टार्टिंग हो गई। जो लग्जरी गुड होते थे चाइना से, वो 1000 माइल्स तक यूरोप तक ट्रेवल करके वहां बेचे जाते थे। 7th सेंचुरी तक सी बॉर्न ट्रेड भी शुरू हो चुका था, एशिया से यूरोप तक का और वेस्ट अफ्रीका एंड अफ्रीका तक का। तो फर्स्ट सेंचुरी में सिल्क रोड आई, 7th सेंचुरी में सी बॉर्न ट्रेड मतलब समंदर से जो ट्रेड था वो शुरू हो गया। और उसके बाद 16th सेंचुरी में मॉडर्न ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो बाहर निकल के आया, जिसे हम एज ऑफ मर्केंटिलिज्म भी कहते हैं। जिसमें जो यूरोप था वो एक्सपैंड करने लगा अपने ट्रेड को, गोल्ड बाहर भेजने लग गया, एक्सपोर्ट करने लग गया प्रेशियस स्टोन्स को, ताकि जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाए और बाहर से पैसा ज़्यादा आ जाए। और ये दो प्रिंसिपल्स पर काम करता था। पहली, कि जो कंट्री है उसको एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए इंपोर्ट से, ठीक है। क्योंकि पहले ये समझा जाता था वर्ल्ड में कि जो कंट्री सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी ना वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, इसके पास तो पता नहीं क्या आ गया है, ठीक है। वहीं जो कंट्री सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती थी वो कहता है अरे ये तो बहुत गरीब कंट्री है, क्या ही होगा इसका। तो ये सब पहले समझा जाता था, ठीक है। तो कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा वेल्दी बनने के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती थी, इंपोर्ट बहुत ही कम करती थी। सेकंड, मर्केंटलिज्म को अलाइव रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की ज़रूरत होती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल लें, तो ब्रिटेन के पास एक स्ट्रॉन्ग स्टेट थी, ठीक है। उसके पास एक स्ट्रॉन्ग मोनार्क था, एक क्राउन था, जो कि उनको हेल्प करता था डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड फ्लोज के लिए, ठीक है। और इसी वजह से जो यूरोप था वहां पर जो ट्रेड था वो पॉसिबल हो पाता था। अब मर्केंटलिज्म की एज के बाद अब आ जाते हैं 17th सेंचुरी में, जहाँ पर जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म होता है वो स्टार्ट हो जाता है इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, जहाँ पर ये तीन देश हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के लिए कंपटीशन करते थे, ठीक है। अब इससे हुआ क्या कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनने लग गए। अब इनके पास इतनी जगह नहीं इनको रखने के लिए एक्सपोर्ट भी करने लग गए, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने लग गए, रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करने लग गए अपनी कॉलोनीज से, क्योंकि इन सभी देशों की कहीं ना कहीं कॉलोनीज हुआ करती थी, ठीक है। इंग्लैंड की तो हम मान सकते हैं कि ब्रिटेन में थी, तो इंग्लैंड की इंडिया में थी, सॉरी। तो इंग्लैंड क्या करता था कि इंडिया से रॉ मटेरियल लिया, अपने यहाँ ले गए इंडस्ट्रीज में, उसका प्रोडक्शन किया, फाइनल प्रोडक्ट बना के वही रॉ मटेरियल से बना हुआ सामान इंडिया में बेचा महंगे दामों पे। फायदा किसको हो रहा है? इंग्लैंड को। तो ये सारी कॉलोनीज यही करती थी। इसके बाद 4th सेंचुरीज तक जो यूरोप था वो ग्लोबल ट्रेड को डोमिनेट करके रखता है। GDP इंक्रीज हो जाता है वर्ल्ड का, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपैंड हो जाता है,
और इसी के साथ साथ जो रूल्स थे ट्रेड के लिए वो भी लिखे जाते हैं। पर अब आ जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ग्रेट डिप्रेशन। ये दो कुछ ऐसे इवेंट्स थे जिसने वर्ल्ड की इकोनॉमी को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया था। जहां पहले लिबरलाइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम को लोग मानते थे कि लिबरलाइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम होगा, ठीक है, आराम से सब ट्रेड करेंगे, तो ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ग्रेट डिप्रेशन के बाद सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड को ये लगा कि हमें ग्लोबल ट्रेड को यूरोप से हटाकर अब यूएस को देना चाहिए, क्योंकि पहले यूरोप ही पूरे ग्लोबल ट्रेड को डोमिनेट करके रखता था। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रिवाइवल होता है। वो मार्शल प्लान को इम्प्लीमेंट करता है यूरोप को उठाने के लिए, ठीक है, अपना पूरा जोर आजमा देता है ताकि जो यूरोप है उसके साथ उसका ट्रेड हो सके, उनके रिलेशंस अच्छे बने रहें। ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ आइडियोलॉजिकल टेंशन भी यहाँ पर चलती रहती थी, क्योंकि उस समय पर जो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, वो अपनी सोशलिस्ट को, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करता था, वहीं जो यूएस है वो कैपिटलिज्म को फॉलो करता था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस जो है वो एक लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर लाने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि यूएस ये मानता था कि अगर हमारे पास कोई इंटरनेशनल मॉनेटरी या ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी वर्ल्ड इकोनॉमी में। ठीक है, अगर हमने इन सभी इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश कर दिया तो ट्रेड जो है वो और अच्छे से हो पाएगा और ग्लोबल इकोनॉमी को डेंजर से निकाल सकेगा। ठीक है, और यहीं पर जो जॉन मैन्यार्ड केन्स होते हैं वो इन सभी को अच्छे से एनालाइज करते हैं और ये कहते हैं कि इंटर वॉर ईयर्स में, मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बीच में जो यूरोप था वहां पर बेगर थाई नेबर पॉलिसी का यूज किया जाता है, जहां पर एक कंट्री जो है वो अपनी डोमेस्टिक डिप्रेशन को बचाने के लिए प्रोटेक्शनिज्म का यूज करती है। ठीक है, वो ऐसी चीजें ही इंप्लीमेंट करती है कि उसके इकोनॉमिक डोमेस्टिक जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है उसको थोड़ा रिवाइवल मिल सके। ठीक है, वो अच्छे से काम कर सके। यहाँ सिर्फ डोमेस्टिक की बात की जाती है, इंटरनेशनल की नहीं। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है तो वर्ल्ड के पास दो चैलेंजेस आते हैं। पहला चैलेंज होता है कि इंटरनेशनल पीस को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और सेकंड चैलेंज ये है कि जो एलाइड पावर्स अभी उनको विक्ट्री मिली है, जो जीते हैं, वो कैसे ग्लोबल फाइनेंशियल और ट्रेडिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ताकि जो ट्रेड पॉलिसीज में जो भी डिस्ट्रेस आता है, किसी भी तरह का डिस्टरबेंस आता है, उनको कैसे ये निपटा सकते हैं। इसी को आगे एक्सपैंड करते हुए 22 जुलाई 1944 को 44 अलाइड नेशंस जो होते हैं वो ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में यूएस में मिलते हैं और एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं। ठीक है, जो कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए काम करती है। और आईएमएफ के साथ साथ ही आईबीआरडी और वर्ल्ड बैंक दोनों का फाउंडिंग यहाँ पर किया जाता है। आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और वहीं जो वर्ल्ड बैंक है वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के लिए। तो ये सभी का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर होता है। इन सभी के एस्टेब्लिशमेंट के बाद लियो जो होता है वो एक नई मुहिम चलाई जाती है कि कोई भी जो डोमेस्टिक ऑटोनॉमी है और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी है उनको कॉम्प्रोमाइज किए बिना हम कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी को स्टेबलाइज करके रख सकते हैं। तो ये होता है पूरा ट्रेड का बैकग्राउंड। अब चलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो 1 जनवरी 1995 को मरक्केश एग्रीमेंट के अंडर जो है वो साइन की जाती है बाय 124 कंट्रीज ऑन 15 अप्रैल 1994। 1994 में ये सारी कंट्रीज जो है मरकेश एग्रीमेंट पर साइन करती हैं और 1 जनवरी को 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाता है। इसका ये एम होता है कि टैरिफ्स को ज़्यादा से ज़्यादा घटाना है और बैरियर्स को ज़्यादा से ज़्यादा घटाना है। ये फ्री मार्केट ट्रेड की ये बात करते हैं। ठीक है,
जहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई है वो इन सभी को कंट्रोल करें, ना कि कोई गवर्नमेंट। द डब्ल्यूटीओ हैज 164 मेंबर्स एंड 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स। इसके पास अभी 164 मेंबर्स हैं और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं। इनके एडिशन में जो यूरोपियन यूनियन है वो भी इसका एक मेंबर है। अब जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें किस किस तरीके का ट्रेड किया जाता है, तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड किया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ट्रेड किया जाता है। तो जो डब्ल्यूटीओ होता है वो इन सभी को रेगुलेट करता है। वो गुड्स के ट्रेड को भी रेगुलेट करेगा, सर्विसेज के ट्रेड को भी जो है वो रेगुलेट करेगा, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी ये रेगुलेट करेगा। डब्ल्यूटीओ एक ऐसा फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है जिससे कि जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं कंट्रीज के बीच में उन्हें में हम थोड़े नेगोशिएशंस कर सकें, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ा सकें। और डब्ल्यूटीओ डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है इन ट्रेड एक्सेप्ट व्हेन मेंबर कंट्रीज डू सो फॉर रीजंस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, नेशनल सिक्योरिटी और सम वेदी रीजन, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। डब्ल्यूटीओ ये कहता है कि अगर कोई कंट्री जो है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा जो है एडवर्टाइज करती है और वही प्रोडक्ट जापान में उससे बेहतर क्वालिटी का मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जापान को आप यूएस से नीचे मानने लगे। आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है। आपको ये नहीं देखना कि यूएस कितनी बड़ी कंट्री है, अरे इसका प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छा होगा, वहीं जापान एक छोटी सी कंट्री है, अरे ये क्या बनाएगा, ऐसे में ये नहीं देखना है, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन की कोई भी प्रैक्टिस वर्ल्ड ट्रेड में नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को डिस्क्रिमिनेशन करना ही है वो इस बिहाफ पर कर सकता है कि एक कंट्री को अपनी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करनी है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी का उसे थ्रेट है, ठीक है, और कुछ अदर रीजंस भी हो सकते हैं। तो डब्ल्यूटीओ में डिस्क्रिमिनेशन करना मना है, इससे हमें ये पता चलता है। आगे आता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो जो डीएटीटी होता है वो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी होती है 27 कंट्रीज की 1947 में। ये एक इंटरिम एग्रीमेंट होता है, मतलब ये एक टेम्परेरी एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जो कि 50 सालों तक काम करता है, जो कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के क्रिएशंस के लिए काम करता है, ठीक है। पर धीरे धीरे क्या होता है कि जो जीएटीटी होता है वो एक डी फैक्टो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करने लगता है ट्रेड में, ठीक है। इसीलिए जीएटीटी को प्रीडिसेसर भी कहा जाता है डब्ल्यूटीओ का, क्योंकि जब डब्ल्यूटीओ है उसका भी काम रेगुलेशन का ही है और जीएटीटी में भी रेगुलेशन का ही काम किया जाता है। तो ये माना जाता है कि डब्ल्यूटीओ से पहले जो जीएटीटी है वो ज़्यादा प्रिवेल करता था। तो जो दो वर्ल्ड वॉर्स हुए वर्ल्ड में, उनसे कंट्रीज को ये लेसन मिला कि प्रोटेक्शनिज्म को हमें फॉलो नहीं करना है, ठीक है। अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम वर्ल्ड इकोनॉमी का जो सर्कल है उसे कैसे हैम्पर कर रहे हैं ये कंट्रीज को तब तक पता चल चुका था, ठीक है। कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो यूएस डॉलर है वो उसकी प्राइस बढ़ रही है, वहीं जो दूसरी कंट्री है उसने अपने करेंसी को डिवैल्यू करके अपनी तरफ सारा ट्रेड जो है वो मोड़ लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन से बचना चाहिए और हाई इंपोर्ट टैरिफ से भी यहाँ पर बचना चाहिए। तो ये सब इन कंट्रीज को लेसन्स मिल चुके थे। वहीं जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स और इश्यूज को लेके किया जाता है, जो कि जो सारे मेंबर स्टेट्स होते हैं उन पर एग्री करते हैं और आगे ट्रेड किया जाता है। फॉर इंस्टेंस ट्रेड इन मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेड इन एग्रीकल्चर, सब्सिडीज एंड एंटी डंपिंग, ट्रेड इन सर्विसेज एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पर नेगोशिएशंस किए जाते हैं, जिस पे एग्रीमेंट्स लिए जाते हैं कंट्रीज के, ठीक है। और हर जो सब्जेक्ट होता है वो एक राउंड में डिस्कस किया जाता है जिसे हम कहते हैं राउंड, ठीक है। एक सब्जेक्ट का डिस्कशन को हम राउंड कहते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट राउंड होता है जीएटीटी का वो होता है टैरिफ्स को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला राउंड जो जीएटीटी का होता है वो एक कंसंट्रेट करता है कि हमें वर्ल्ड ट्रेड को अच्छे से अगर फैसिलिटेट करना है तो हमें टैरिफ्स को घटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कुवैत को यूएस में ट्रेड करना है, ठीक है, पर कुवैत ऐसा कर नहीं पा रहा है क्योंकि यूएस जो है उसने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, ठीक है।
कि अगर ये इंपोर्ट करेगा तो हम बहुत सारा इसका पैसा लेंगे, तभी इसका सामान जो है हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये क्या हुआ, एक तरह का टैरिफ हो गया, ठीक है, कि पहले इतना पैसा दो तभी हम आपका सामान जो है इंपोर्ट करेंगे और बेचेंगे। तो जीएटीटी का पहला राउंड ये कहता है हमें इन सभी इनइक्वालिटीज को हटाना चाहिए। और 1960s में जो कैनेडी राउंड होता है वो एंटी डंपिंग एग्रीमेंट पर साइन करता है अमंग अदर्स। एंटी डंपिंग का मतलब, फॉर एग्जांपल, कोई एक कंट्री है, वहां पर एक प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और उसके पास वो संभालने की भी जगह नहीं है, तो वो कंट्री क्या करेगी, किसी कंट्री में जाकर वो कूड़े की तरह से फेंकाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यूएस में कोई साबुन है वो चल नहीं रहा है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रखा है, वो क्या करेगा, यूएस की किसी गरीब कंट्री में गए, वहां पर सारा कूड़ा फेंक दिया इसका। तो ये एंटी डंपिंग एग्रीमेंट की बात करता है। और 1970s में जो टोक्यो राउंड होता है वहां पर नॉन टैरिफ बैरियर्स का जो है वो एग्रीमेंट रखा जाता है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि जो टैरिफ लगता है इंपोर्ट पे वो ना लगे और हम अच्छे से ट्रेड कर पाएं। पर इसी के साथ साथ दो नए राउंड्स निकल कर आते हैं, यूरोगे राउंड्स और दोहा राउंड। दो इंपॉर्टेंट राउंड्स निकल कर आते हैं। तो सबसे पहला होता है यूरुग्वे राउंड, जो कि 1986 से 1993 तक चलता है। ये 8th राउंड होता है मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस का अंडर द जीएटीटी फ्रेमवर्क। जो यूरोगो राउंड होता है वो कहता है कि जीएटीटी ट्रेड रूल्स को हमें एक्सटेंड कर देना चाहिए, ठीक है, और नेगोशिएशन से इन्हें एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए कि कोई भी नेगोशिएशन ना हो, ठीक है, इस पे कोई नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए कि हमें जीएटीटी को एक्सटेंड करना है कि नहीं, ठीक है। यूरोप के राउंड में जो भी कंट्रीज होती हैं वो एग्री करती हैं कि हमें जो जीएटीटी है उसको आगे एक्सटेंड करना है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द नेगोशिएशंस 123 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एग्री अप टू सेट अप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पर यहाँ पर जो 123 कंट्रीज होती हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए एग्री कर जाती हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है यूरोपीय राउंड का, वो होता है एग्रीकल्चर सब्सिडीज को रिड्यूस करना, रेस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट अप करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, ओपन ट्रेड को बिगेन करना, जैसे कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, दैट इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये सब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि एग्रीकल्चरल जो सब्सिडीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस किया जाए, रेस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, कि अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है तो उस पर किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगाए, ठीक है। यूरोपीय राउंड का ये एक मेन एम होता है। और दूसरा होता है ओपनिंग ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है, ट्रेड को ओपन बनाया जाए बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन की भी बात की गई है, ठीक है। तो जो यूरोपीय राउंड होता है वो 1995 में इफेक्ट में आ जाता है, विद द डेडलाइंस एंडिंग इन 2000 एंड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इन 2004। इसकी जो डेडलाइन तय की जाती है कि इस समय तक ये सब कुछ हो जाना चाहिए, वो होता है 2000 तक। ये होता है डेवलप्ड नेशन के लिए उस समय के, और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनके लिए 2004 तक की इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाता है। और जो यूरुग्वे राउंड होता है वो पुंटा दिल एस्टे नाम की एक जगह पर लॉन्च किया जाता है, जो कि यूरुग्वे में है, इन सितंबर 1986। लास्ट में कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो ये राउंड होता है वो सक्सेसफुल माना जाता है, जिससे कि जो कमिटमेंट्स होते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के वो बाइंड हो जाते हैं। जो टैरिफ्स होते हैं ट्रेड में वो गिर जाते हैं, ठीक है, टैरिफ्स का परसेंटेज गिर जाता है। पर कहीं ना कहीं यूरोग्वे राउंड को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है ये उसके इंटरेस्ट को मान नहीं रहा है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है यूरोपीय राउंड में। आगे आता है दोहा राउंड। तो जो डब्ल्यूटीओ होता है वो दोहा राउंड को लॉन्च करता है 2001 में एज द फोर्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। जो दोहा डेवलपमेंट राउंड होता है ये एक ऐसा एम्बिशियस प्रोजेक्ट होता है जिससे कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसको हम एज अ इंक्लूसिव फोर्स कैसे इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो वर्ल्ड की पुअर कंट्री हैं उनमें फार्म सब्सिडीज और अदर बैरियर्स को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये सब दोहा राउंड में डिस्कस किया जाता है।
पर यहाँ पर जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल टैरिफ्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड एटसेट्रा। ठीक है। जो रिच कंट्रीज होती हैं वो चाहती हैं कि हमें पूरा एक्सेस मिले डेवलपिंग वर्ल्ड का, ताकि हम अपनी जो मार्केटिंग है वो अच्छे से कर पाएँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकें, सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। पर एट द सेम टाइम वो ये भी चाहते हैं कि जो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज होती हैं फार्मर्स की, वो उनसे वापस, ठीक है, उनको वापस दे दी जाए, जिससे कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो अच्छे से काम कर सकें। दोहा राउंड में जो यूएस होता है वो ब्राजील और इंडिया को ब्लेम करता है इनफ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ठीक है। जो यूएस होता है वो ये नहीं मानता कि जो डोमेस्टिक मार्केट है ब्राजीलियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की वो ओपन हो। ठीक है। और उसी सेम टाइम में जो इंडिया है वो अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो ओपन कर देता है अमेरिकन ग्रेन्स के लिए। ठीक है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये जो यूएस होता है वो दोहा राउंड में इन सभी को क्रिटिसाइज करता है। ठीक है। तो ये खत्म होता है हमारा दोहा राउंड। उसके बाद आते हैं WTO प्रिंसिपल्स, फंक्शंस एंड मैकेनिज्म्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल्स फॉर द ट्रेडिंग सिस्टम। तो जो WTO है वो कुछ ट्रेड पॉलिसीज को सेट करता है ट्रेड के लिए। ठीक है। कुछ बेसिक रूल्स बनाता है ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए अमंग द मेंबर स्टेट्स। ठीक है। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है या जो प्रिंसिपल होता है वो होता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जो हमने GATT में भी पढ़ा था। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन WTO रूल्स ऑन ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन में हमने GATT में भी ये पढ़ा कि किसी कंट्री को, किसी एक स्पेसिफिक कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा फेवर नहीं करना चाहिए। ठीक है। एक कंट्री सिर्फ यूएस के प्रोडक्ट्स को फेवर करती है ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। सभी कंट्रीज को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो ये है WTO का पहला प्रिंसिपल। और उसमें जो वर्ल्ड ट्रेड WTO होता है वो दो नॉर्म्स से गाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है मोस्ट फेवर नेशंस, MFN, और नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी। ठीक है। जो MFM होता है उसमें जो मेंबर कंट्री है वो मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस को प्रोवाइड करे दूसरी कंट्रीज को एक सर्टेन प्रोडक्ट के लिए, ताकि कंट्री जो है उसका अच्छे से एक्सेस लेके अपना ट्रेड कर सकें। उसके बाद है रेप्रोसिटी। द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी मीन्स दैट वन शुड नॉट सीक टू अनड्यू एडवांटेज ऑफ एक्सेसिंग मार्केट इन द गाइज ऑफ MFN। अब ये कहते हैं कि MFM की आड़ में ये कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे कि वर्ल्ड ट्रेड है उसको हैम्पर किया जा सके। ठीक है। रेसिप्रोसिटी का ये मतलब है कि एक कंट्री जो है अगर वो MFM के अंदर एक्सेस ले रही है तो उसे उसका ज़्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए, उसकी आड़ में वो कुछ गलत काम ना कर बैठे। तो ये है WTO का दूसरा प्रिंसिपल। थर्ड है बाइंडिंग एंड एनफोर्सिबिलिटी ऑफ कमिटमेंट्स। जो मेंबर स्टेट्स हैं वो ट्रेड एग्रीमेंट से अवॉइड की जाती हैं और नेगोशिएशंस वहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है। और जो यहाँ के ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं यहाँ पर जो नेगोशिएटेड कमिटमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर बाइंड किए जाते हैं। ठीक है। कि सारे एक ही नेगोशिएशन पर एग्री कर जाएं। ठीक है। बार बार हमें कोई नेगोशिएशन ना करना पड़े। ठीक है। जिससे कि जो WTO का जो बेसिक डॉक्ट्रिन है वो बना रहे। ठीक है। फोर्थ है ट्रांसपेरेंसी। जो प्रिंसिपल है ट्रांसपेरेंसी का WTO मेंबर्स में वो मानता है कि जो नेशनल ट्रेड रूल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको हमें पब्लिकली पब्लिश करना चाहिए। ठीक है। पब्लिक डोमेन में हमें इनको पब्लिश करके लोगों को या मेंबर्स को अवेयर करके रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि मैकेनिज्म्स को मेंटेन करने में आसानी रहेगी। ठीक है। रिव्यू डिसीजंस आने लगेंगे। ठीक है। बहुत सारे लोगों का रिव्यू लिया जाएगा उसके बाद फिर डिसीजन बनाया जाएगा जो कि ट्रेड को अफेक्ट करेंगे। फिफ्थ है सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी नॉर्म्स के अंडर जो कंट्री है वो किन्हीं कुछ ग्राउंड्स पर अपने ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन, हेल्थ ऑफ मैन, एनिमल एंड प्लांट्स। इन सभी की सेफ्टी के लिए जो कंट्रीज हैं वो ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती हैं। फिर आता है फंक्शंस ऑफ WTO कि WTO के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द एग्रीमेंट्स। जो भी एग्रीमेंट्स WTO के अंदर हुए हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए।
उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो और ऑपरेशनल बने रहे। सेकंड है नेगोशिएशंस का फोरम क्रिएट करें, ताकि जो डिस्प्यूट जो भी ट्रेड में चलते रहते हैं उनमें नेगोशिएशंस करा के वर्ल्ड ट्रेड को अच्छे से जो है वो इस्टेब्लिश कर सकें। थर्ड है रिव्यूज नेशनल ट्रेड पॉलिसीज एंड इंश्योर्स कोहेरेंस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ ट्रेड पॉलिसीज। नेशनल ट्रेड पॉलिसीज को रिव्यू करना, कोहेरेंस बना के रखना, एक कोऑर्डिनेशन की जो स्थिति है वो बना के रखना, ट्रेड पॉलिसीज में ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखना थ्रू सर्विलेंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी पॉलिसी मेकिंग। ग्लोबल इकोनॉमी पॉलिसी मेकिंग में सर्विलेंस बना के रखना, नजर रखना कंट्रीज पे कि क्या क्या वो कर रही हैं। फोर्थ है टेक्निकल असिस्टेंस को प्रोवाइड करना, और डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं या लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनको ट्रेनिंग देना, ताकि जो स्मूथ ट्रांजिशन है रूल्स का वो अच्छे से हो सके। फिफ्थ है WTO also works in cooperation with IMF and World Bank and regional development banks to achieve greater coherence in global economic policy making। अब जो WTO है वो वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ और कुछ रीजनल बैंक के साथ भी काम करता है कोऑर्डिनेशन के साथ, जिससे कि जो कोहेरेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में और सबको फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले पॉलिसी बनाने के लिए। तो ये हमारा पार्ट वन खत्म होता है BPSC 110 के यूनिट नंबर 4 का। थैंक यू सो मच।